अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अगर कल की क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट के 2 चैप्टर है हमारे, जो कि आज दोनों इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएंगे, और इसी के साथ हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो है एंड हो जाएगा, और फिर हम अपना लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान का एरिया स्टार्ट करेंगे। इसलिए किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए जी, कोई सवाल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। एक मिनट सर, नो क्वेश्चन। फोर्ज इंस्ट्रूमेंट, देखो फोर्ज इंस्ट्रूमेंट कल बताया था, जिसमें कोई फोर्जरी हुई हुई हो, कोई फेक सिग्नेचर वगैरह होता है ना, जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं फोर्ज एंडोर्समेंट। कि आपने सिग्नेचर फेक कर दिया, मतलब आप ऑथराइज नहीं थे। देखो, एंडोर्समेंट के लिए आप ऑथराइज कब होते हैं? आप उस वक्त ऑथराइज होते हैं जब आपके पास एंटाइटलमेंट भी हो कि आप उसको फर्दर निगोशिएट कर सकें। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें एक सेफ कस्टडी के लिए एंडोर्समेंट, अपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रखवाया था, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ठीक है, पोजीशन तुम्हारे पास था, लेकिन तुम्हारे पास राइट नहीं था कि तुम उसको एंडोर्स करो, क्योंकि ओनरशिप तुम्हारे पास नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब अगर तुम उसमें फेक सिग्नेचर करके उसको आगे एंडोर्स कर देते हो, तो ये बेसिकली फोर्जरी कहलाती है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किनका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर कंसीडर किया जाएगा, और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या इम्पैक्ट्स आएंगे अगर डिसऑनर हो जाता है। और पहली बात तो कब हम उसको ट्रीट करेंगे कि अब जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया। देखो, ऑनर होना मतलब उस पर पेमेंट होगी, डिसऑनर होना मतलब वो पेमेंट नहीं हो सकती। तो ये चीज है डिसऑनर। So a negotiable instrument is said to be dishonored when the drawee refuses to accept it or to make payment. A negotiable instrument may be, एक मिनट होल्ड करिए। ठीक है जी, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे हम बात करते हैं। तो a negotiable instrument is said to be dishonored when the drawee refuses to accept it or to make payment. A negotiable instrument may be dishonored non-acceptance या non-payment.
कह रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर्ड कब कंसीडर किया जाएगा, जब उसमें पेमेंट ना हो या वो एक्सेप्ट ना हो फॉर पेमेंट। ठीक है, या तो उसको एक्सेप्ट ना किया जाए या उसको पेमेंट के लिए रिफ्यूज कर दिया जाए। दोनों रिफ्यूजल की सूरत में हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट, दो हिस्सों में हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहले नॉन एक्सेप्टेंस में बात कर लेते हैं। कब नॉन एक्सेप्टेंस के तहत इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर्ड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने पहले एक्सेप्ट करना होता है। तो अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा तो कल उसकी पेमेंट क्या होगी, ये बात लाजमी है कि आज एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो कल उसकी कोई पेमेंट भी नहीं होगी। तो हम डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस पे आते हैं। ठीक है, कि नॉन एक्सेप्टेंस को कब कंसीडर करेंगे। A bill is treated as dishonored in any of the following cases: when the drawee does not accept the bill within 48 hours from the time of presentment for acceptance। देखिए कब उसको नॉन एक्सेप्टेंस कंसीडर करेंगे कि ये नॉन एक्सेप्टेंस में डिसऑनर्ड हो गया, जब 48 घंटे के अंदर अंदर भी ड्रॉई उसको एक्सेप्ट ना करे और 48 आवर्स पास हो जाए। अब देखें जब इन 48 आवर्स की बात होगी ना, तो याद रखिएगा ये एक्सक्लूड करके होगी पब्लिक हॉलीडेज को। अब इसमें पब्लिक हॉलीडेज को एक्सक्लूड करेंगे, सही है। तो ये सिर्फ वर्किंग डेज के हवाले से 48 आवर्स होंगे। दूसरा, व्हेन वन और मोर ड्रॉइज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बिल, जब खुद से ड्रॉई या एक से ज्यादा ड्रॉई थे और कोई भी रिफ्यूज करते, क्योंकि देखें ये पार्टनरशिप नहीं है। अगर ये पार्टनर्स होते हैं ड्रॉई आपस में, तो आपको पता है क्योंकि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है, तो अगर ये ड्रॉई आपस में पार्टनर होते, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख लें व्हेन वन और मोर ड्रॉइज के आगे नॉट बीइंग अ पार्टनर। ठीक है, कि पार्टनर ना हो। ठीक है, क्योंकि देखें अगर ये पार्टनर होते तो कोई भी एक एक्सेप्ट कर ले तो इसका मतलब है पूरे पार्टनरशिप बिजनेस ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि ये पार्टनर नहीं है, ये नॉर्मल एक इंडिविजुअल है, को ओनर है, जो भी है, पार्टनर नहीं है। तो अगर पार्टनर नहीं है और इनमें से एक या एक से ज्यादा ड्रॉई जो है वो रिफ्यूज कर दे बिल को, तो हम कहेंगे ये बिल नॉन एक्सेप्टेंस हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है जी। फिर थर्ड, when presentment is unnecessary and the bill is not accepted। अच्छा, ये इन्होंने जो है, एक मिनट, यहाँ पे अननेसेसरी का वर्ड लिख दिया, ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हुआ भाई। ये नेसेसरी का वर्ड होगा, मैं एक मिनट इसको चेक कर लेता हूँ। एक मिनट, एक से ज्यादा मतलब जॉइंट ड्रॉई होंगे, हाँ सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट में आए, इसको आप करें व्हेन द प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, कि प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस जो थी वो जरूरी थी, ये अननेसेसरी नहीं होगा, ये नेसेसरी होगा। एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड, ये जरूरी थी और उसके बावजूद भी बिल जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर है व्हेन द ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो ड्रॉई था वो कोई माइनर था, अनसाउंड माइंड था, कॉन्वेक्टेड था, ऐसा कोई भी शख्स था, तो भी नॉन एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ठीक है, नॉन एक्सेप्टेंस में डिसऑनर्ड कंसीडर किया जाएगा। व्हेन द ड्रॉई गिव्स द कंडीशनल एक्सेप्टेंस, देखिए एक्सेप्टेंस अगर वो कंडीशनल दे रहा है तो इसका मतलब है उसने सेम एक्सेप्ट नहीं करा, और आपको पता है कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो होती है वो काबिल कबूल नहीं होती। हमने एक्सेप्टेंस वैसे ही करनी होती है जैसे कि चीज बनी होती है।
अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है तो आप अगेन से एक ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ड्रॉई कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहा है कि नहीं 3 की जगह 4 महीने करें और एक्सेप्ट कर 4 करके एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये भी नॉन एक्सेप्टेंस कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो चीज आपने उसको दी थी उसने वो एक्सेप्ट नहीं करी, उसने तो आपको एक नई चीज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। व्हेन द ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन, ड्रॉई जो है वो फिक्टिशियस था, ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड था, फेक पर्सन था, तो भी बिल्कुल डिसऑनर्ड कंसीडर करेंगे हम नॉन एक्सेप्टेंस पे। इस सातवां, व्हेन द ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, आपने बहुत ढूंढा लेकिन उसके बाद भी ड्रॉई नहीं मिला। अब देखें इसमें कोई भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है वो फरार हो गया, ये भी मुमकिन है कि उसकी डेथ हो गई हो, ठीक है, ये भी मुमकिन है कि वो बीमार हो, कुछ भी वजह हो सकती है। बहुत आपने कोशिश करी लेकिन वो नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल वो हयात तो है लेकिन कोमा में था हॉस्पिटल में, आपको नहीं पता, ठीक है। तो आपकी बहुत सर्च के बावजूद भी ड्रॉई आपको नहीं मिला। फिर when a drawing in case of name is named in a bill, the bill is deemed to be dishonored when it is dishonored by certain। देखिए ड्राइंग केस ऑफ नीड अपने पढ़ा था कि हम एक और ड्राइंग का भी नाम लिखते हैं कि देखिए अगर जरूरत, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर आप एक्सेप्ट करेंगे, ये कहलाता था ड्राइंग केस ऑफ नीड, जो मैंने आसान सा थोड़ा सा आपको हवाला दिया। अब ऐसा बिल जिसमें ड्राइंग केस ऑफ नीड डला होगा उसको कब हम नॉन एक्सेप्टेंस पर डिसऑनर्ड समझेंगे, जब ओरिजिनल ड्रॉई तो करेगा तो आप डिसऑन इन केस ऑफ नीड के पास जाएंगे, जब इन केस ऑफ नीड वाला जो ड्रॉई है वो भी जब डिसऑनर्ड कर देगा तो फिर आप उसको कंसीडर्ड करेंगे, ठीक है, फिर आप उसको कंसीडर्ड करेंगे कि ड्रॉई इन केस ऑफ नीड पे, ठीक है जी, कि अगर ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड जो है वो बिल्कुल डिसऑनर्ड कर देता है तो फिर हम उसको कंसीडर करते हैं कि हाँ अब ये नॉन एक्सेप्टेंस पे डिसऑनर्ड हुआ है, मतलब ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि देखें अगर आप सिर्फ पहले वाले के उस पर कर लेंगे डिसऑनर्ड की जो ओरिजिनल ड्रॉइंग था, तो ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड कल को बोल सकता है कि आपने डिसऑनर्ड पे एक्शन क्यों लिया, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता। इसलिए लॉ ने कहा है कि पहले वाला तो करेगा, साथ में ड्रॉइंग केस ऑफ नीड जब उसको नॉन एक्सेप्टेंस करेगा तो ही आप उसको डिसऑनर्ड कंसीडर करेंगे, अदरवाइज आप उसको डिसऑनर्ड कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखें लास्ट में आपको बताता हूँ, हमने पढ़ा था ड्राइंग इन केस ऑफ नीड। अब मुझे नहीं पता आपको याद है नहीं याद है, कि वहां पे मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। हमने जब पढ़ा था ड्राइंग केस ऑफ नीड तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि ओरिजिनल ड्राइंग तो होता ही है, लेकिन उसके साथ एक और का नाम मेंशन होता है कि अगर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब ये बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने एक इन केस ऑफ नीड क्रिएट करा है कि दूसरे वाले को एक ऑप्शनल है कि अगर पहला वाला रिफ्यूज करता है तो दूसरा एक्सेप्ट करे, ठीक है। ऐसी सूरत हाल है तो आपके पहले वाले के साथ साथ जो दूसरा इन केस ऑफ नीड ड्रॉई है उसका भी रिफ्यूजल जरूरी है कि वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो, तो ही आप बिल को डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस कंसीडर करेंगे, अदरवाइज आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि अगर आप ऐसे करते कि आप पहले वाले पे ही सिर्फ डिसऑनर्ड कंसीडर कर लेते तो हमें इन केस ऑफ नीड का फिर फायदा क्या था, हो सकता था आप इन केस ऑफ नीड वाले ड्रॉइंग के पास जाते तो वो बिल एक्सेप्ट कर लेता। इसलिए लॉ ने कहा है कि इन केस ऑफ नीड वाले का भी रिफ्यूजल जरूरी है, और इन केस ऑफ नीड वाले को तो कॉल ही तब करते हैं जब ओरिजिनल ड्रॉइंग रिफ्यूज कर चुका हो। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 एक स्टूडेंट ने और पूछा है, मैं बता दूं, व्हेन प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी कर लिएगा, या अनकवर्ड काट दिएगा कि जब प्रेजेंटमेंट जरूरी थी और उसके बावजूद भी बिल को एक्सेप्ट ना किया गया, ठीक है। और चाहे तो ये पॉइंट काट दिएगा, ये पॉइंट इतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसे ही बनाया हुआ पॉइंट है, व्हेन द प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड। लाजमी सी बात है कि जब आप किसी को पेश करेंगे और वो रिफ्यूज कर देगा तो खत्म कहानी। ये पहले वाले से ही मिलता जुलता पॉइंट है, ठीक है। बहरहाल कि प्रेजेंटमेंट जरूरी थी, बिल दिखाना जरूरी था एक्सेप्टेंस के लिए, और जब दिखाया गया तो उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये पॉइंट ये कह रहा है, ये अननेसेसरी नहीं, इसको नेसेसरी करिए। अब हम आगे चलते हैं डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट की तरफ।
a note, a bill or a check is dishonored due to non-payment in the following cases. अब non-payment की वजह से कब हम कंसीडर करेंगे कि dishonored हो गया? पहला, when a promissory note is properly presented to its maker for payment and he fails to make the payment. जब प्रोमिसरी नोट जिस शख्स को बनाया था, मेकर जो था, उसको दिया गया पेमेंट के लिए और वो पेमेंट ना कर सके, लाजमी सी बात है नॉन पेमेंट पे डिसऑनर्ड होगा। दूसरी बात, when a bill of exchange after his acceptance is properly presented to the acceptor for payment and he fails to make the payment। अच्छा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जब वो एक्सेप्टेंस के बाद पेश किया गया पेमेंट के लिए एक्सेप्टर को, तो वो भी पेमेंट नहीं कर सका, तो भी आप उसको नॉन पेमेंट पे कंसीडर करेंगे। थर्ड, when a check is presented to the bank for payment and it fails to make payment, चेक बैंक में प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए और वो पेमेंट नहीं हुई उस चेक पे, ठीक है, तो भी आप उसको नॉन पेमेंट पे डिसऑनर्ड कंसीडर करेंगे, ठीक है। when presentment of negotiable instrument is not required, ठीक है, when presentment of negotiable instrument is not required and it remains unpaid on maturity। देखिए, ये कौन सा बिल है कि जिसको कहा गया कि उसको प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है, या इसको मजीद समझे कि जब उसकी प्रेजेंटमेंट रिक्वायर्ड नहीं कि उसको पेमेंट के लिए पेश किया जाता। देखिए, पहले वाले में क्या था, केस में उसको पेमेंट के लिए पेश किया गया और वो फेल हो गया पेमेंट करने। दूसरे केस में भी यही था और तीसरे में भी यही था कि पेमेंट के लिए दिया गया। चौथा ये है कि मैंने आपको बताया था कि आप खुद से वेव कर दें किसी बिल पे कि देखो यार मुझे पेमेंट के लिए शो मत कराइएगा, मैं इसकी टाइम पे खुद ही पेमेंट कर दूंगा। ये क्या था, आपने खुद से एक चीज वेव करी। अगर इस तरह का बिल आपका बना हुआ था तो इसका मतलब है ये ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था जिसमें प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं, जिसमें प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट जो थी वो रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है। और वो जो है उसके बावजूद अनपेड रहता है, मतलब टाइमली पे नहीं होता, तो हम कहेंगे कि भाई ये पेमेंट ये बिल भी आपका नॉन पेमेंट पे डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। कि पेमेंट ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी, कि जरूरी नहीं था कि उसको आप पेमेंट के लिए प्रेजेंट करते, क्योंकि आपको ये बात पता है कि प्रेजेंट फॉर पेमेंट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट होता है। लेकिन अगर आपने ये शर्त रखी थी कि प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, और लाजमी की बात है ये शर्त सिर्फ चेक प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की सूरत में हो सकती है, चेक की सूरत में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट नेसेसरी है कि आपने बैंक में प्रेजेंट करना है तो ही पे होगा, अदरवाइज वो पे नहीं होगा। तो अगर आपने ऐसी कोई शर्त रख ली थी कि भाई अगर आप पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं भी करेंगे तो मैं इसकी ड्यू डेट पे खुद ही आके इसको पेड कर दूंगा, तो अगर उसकी ड्यू डेट आ गई और आपने पे नहीं किया तो भी हम उसको डिसऑनर्ड कंसीडर करेंगे, हालांकि उसमें प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी। और आई थिंक इसी से मिलता जुलता इन्होंने ये तीसरा पॉइंट मेंशन किया था, व्हेन द प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड, कि अगर आप खुद से किसी बिल को छोड़ देते हैं कि इसको एक्सेप्टेंस के लिए दिखाना जरूरी नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली खुद ही एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, तो फिर सीधी सी बात है वो बिल उसके बावजूद भी अनएक्सेप्टेड रहता है, तो हम उसको कहेंगे वो डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। हालांकि देखें ये चीज मुमकिन है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैं बिल पे लिख दूं कि भाई इस बिल को एक्सेप्टेंस के लिए दिखाना जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा, मैं यही जुमले लिख सकता हूँ, तो भाई फिर तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो रहा है ना, वो अनएक्सेप्टेड रहेगा ही नहीं। दूसरी बात पे आते हैं, दूसरे केस पे। अब अगर मैं उसको कहूं कि ये दिखाना जरूरी नहीं है लेकिन उसके बावजूद, अब आप मुझे बताएं कि एक्सेप्ट आप कैसे करेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस का आपने सिग्नेचर करना होता है। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते तो हम नहीं मानते कि ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपने एक्सेप्टर को सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। मैं वापस पॉइंट 3 इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस को सिग्नेचर करना होता है, लेकिन अगर आप खुद से किसी को कहें कि भाई ये बिल मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट की जरूरत नहीं है इसमें, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है इसमें, और मैं डायरेक्ट जो है इसको ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा, तो फिर तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया ना, फिर तो वो अनएक्सेप्टेड रह ही नहीं सकता, ठीक है, फिर तो वो रह ही नहीं सकता। और अननेसेसरी तभी है
तो वो रह ही नहीं सकता। तो ये बात है, और अगर वो आप दिखाएंगे तो फिर वो एक्सेप्टेंस का साइन करेगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे चौथा पॉइंट है, लेकिन चौथे पॉइंट में देखिए खास बात है कि प्रेजेंटमेंट फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड नहीं, कि उसने कहा था कि भाई आप बना लें जो भी कर लें, लेकिन पेमेंट के वक्त मुझे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम पे आके खुद ही पे कर दूं। लेकिन अगर वो नहीं आता तो, और टाइम पे बिल पे नहीं होता, उसकी मेच्योरिटी आ जाती है जो कि बिल डेट के बाद उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करके होती है। अगर वो मेच्योरिटी डेट आ जाती है और उसके बावजूद भी वो बिल पे नहीं होता, तो हम उस बिल को भी डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट कंसीडर करेंगे। क्लियर है सबको? अच्छा जी, आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसऑनर। देखिए, अब जब आपका बिल या चेक जो भी आप कहें वो डिसऑनर्ड होता है, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। The following are consequences of dishonor of negotiable instrument. The holder becomes entitled to sue the parties liable to pay their own. ठीक है जी। पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या आता है कि होल्डर के भाई एंटाइटलमेंट आ जाती है कि जो भी पार्टी उसमें लाइबल थी उन पे वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, जो कि अंडरस्टूड है, उसके बाहर नहीं आना है कि जो भी उसका होल्डर है अगर वो डिसऑनर्ड हो जाता है, भले पेमेंट की वजह से हो या नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, दोनों सूरत हाल में वो सूट फाइल कर सकता है। The drawer of the check, maker of a note, acceptor and drawer of bill and all endorsers are liable to a holder in due course. जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं वो तमाम की तमाम लायबल हो जाएंगी होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद बिल था और वो डिसऑनर्ड हो गया, तो जितनी भी प्रायर पार्टीज थी जिनके मुख्तलिफ नाम इधर लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसको प्रायर पार्टीज से लिंक करेंगे, तमाम की तमाम प्रायर पार्टीज जो है वो लायबल हो जाएंगी कि वो उसकी पेमेंट करें। तीसरा, द होल्डर मस्ट गिव अ नोटिस ऑफ डिसऑनर टू ऑल पार्टीज टू सूट। जो भी होल्डर होगा उसको तमाम लोगों को नोटिस देना है सूट फाइल करने का। वो सबको डिसऑनर का नोटिस देगा, उसके बाद वो सूट फाइल करेगा। ठीक है, अगर खुद से वेव हुआ हुआ है नोटिस उसके ऊपर तो एक अलग बात है, लेकिन इन जनरल क्या करेंगे कि अगर कभी भी बिल डिसऑनर्ड होगा या कोई भी चीज डिसऑनर्ड होगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, तो तमाम पार्टीज को डिसऑनर का नोटिस देना जरूरी है, और उसके बाद फिर आप सूट फाइल करेंगे। अब नोटिस ऑफ डिसऑनर क्या होगा? When a negotiable instrument is dishonored by non-acceptance or by non-payment, the holder of the instrument must give a notice of dishonor to all the prior parties to make them liable on the instrument. If it does not give the notice, all the prior parties other than a maker acceptor are discharged of their liability. देखिए, ये बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर है। ठीक है, कि डिसऑनर के नोटिस की इंपॉर्टेंस कितनी है कि जब भी डिसऑनर होगा बिल, देखिए एक बिल हो या चेक हो या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी हो, उसके अंदर मुख्तलिफ पार्टीज जुड़ गई हैं, क्योंकि आपको पता है ये नेगोशिएशन होती रहती है, इसमें ट्रांसफर होता रहता है एक दूसरे को। तो देखिए, कोई भी चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो उसमें मुख्तलिफ पार्टीज जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 8-10 पार्टी जुड़ी, एक चेन बनी हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये चेन ऐसी है जो एट द एंड जानी वही है जो इसका प्रिंसिपल डेटा था, जिसको सबसे पहले पेमेंट देनी थी, जो मेकर था या जो कि एक्सेप्टर था, जानी वही है घूम घूम के। क्योंकि देखिए, मैं अगर अपने पीछे वाले से लूंगा तो वो अपने पीछे वाले से लेगा, वो उसके पीछे वाले से लेगा, इस तरह से चलते थे, जाना वही है। तो अगर आप नोटिस ऑफ डिसऑनर देने में फेल हो जाते हैं, तो सिवाय एक्सेप्टर और मेकर जो कि प्रिंसिपल थे ना, जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनको, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने उस पर पेमेंट देनी थी, उनको छोड़ के बाकी जितनी प्रायर पार्टीज आपसे शामिल हुई थी, भले 20 हुई थी भले 100 हुई थी, वो सबकी सब लाइबिलिटी से अपनी डिस्चार्ज हो जाएंगी। आप डायरेक्ट उसी को जाके पकड़े, वो तमाम आपके लिए लायबल नहीं रहेंगी अगर आप नोटिस ऑफ डिसऑनर देने में फेल हो जाते हैं। और अगर आप नोटिस ऑफ डिसऑनर सब पार्टीज को दे देते हैं तो आप इन सब पे भी सूट फाइल कर सकते हैं और किसी पे भी सूट फाइल कर सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं नोटिस बाय हु। अच्छा, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया हुआ था, मैं आपको बता दूं कि हैंड रेज नहीं करें, आप जो क्वेश्चन हो वो लिख के पूछ लें, क्योंकि हैंड रेज पे माइक अलाउ नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी,
नोटिस बाय हु, नोटिस किसके जरिए दिया जा सकता है? पहला, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो कि उसका होल्डर था या होल्डर का कोई ऑथराइज्ड एजेंट था। द पार्टी हु इज लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जो भी पार्टी इंस्ट्रूमेंट पे लायबल थी, या द पार्टी रिसीविंग द नोटिस ऑफ डिसऑनर टू ऑल प्रायर पार्टीज। देखिए अब कौन कौन नोटिस दे सकते हैं? पहला तो होल्डर खुद दे सकता है, दूसरा उसका ऑथराइज्ड एजेंट दे सकता है, या कोई भी पार्टी जो उस इंस्ट्रूमेंट पे लायबल थी, या कोई भी ऐसी पार्टी, जैसे मुझे अपनी सब्सिक्वेंट पार्टी से मिला तो मैं अपनी प्रीवियस पार्टी को नोटिस ऑफ डिसऑनर दूंगा, प्रीवियस तमाम पार्टीज को नोटिस ऑफ डिसऑनर दे सकता हूँ कि भाई ये बिल तो डिसऑनर्ड हो गया। क्योंकि मुझे अगर दे दिया गया, मेरी सब्सिक्वेंट पार्टी जो मेरे बाद शामिल हुई थी उसने मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर दे दिया, तो मैं पिछली तमाम पार्टीज को नोटिस ऑफ डिसऑनर दे सकता हूँ। और ये राइट मेरे बाद वाली पार्टी के पास भी था, जो मेरे पास शामिल हुई थी, कि वो मेरे अलावा भी सबको दे सकती थी, मुझे मिला के भी सबको दे सकती थी। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो नोटिस ऑफ डिसऑनर देंगे। फिर आपके पास आता है नोटिस टू हूम, किसको देंगे? द नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन टू द फॉलोइंग, to all the parties except the maker of note, acceptor of bill or drawing of a check। ठीक है जी, तमाम पार्टीज को देंगे सिवाय एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, मेकर और ड्रॉइंग ऑफ अ चेक, इनको आप नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं देंगे। इसके अलावा आप सबको नोटिस ऑफ डिसऑनर देंगे। ठीक है, अब इन लोगों को क्यों नहीं देंगे? इनको देने की वजह यह है, एक्सेप्ट द मेकर ऑफ अ नोट, एक्सेप्टर और बिल और ड्रॉइंग, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये है प्रिंसिपल डेटर, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से वो डिसऑनर्ड हुआ है। प्रिंसिपल लायबिलिटी इन्होंने ही पे करनी थी। अगर मेरे पास एक चेक मिस्टर काशान मुझे देते हैं अपने अकाउंट से, और वो चेक मैं लेकर आता हूँ और मैं आपको देता हूँ, और आप अपने भाई को देते हैं, और वो अपने कजन को दे देता है, और जब वो चेक डिसऑनर्ड होता है तो हम सबको तो नोटिस देने की जरूरत है, लेकिन इनको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चेक एट द एंड डिसऑनर्ड क्यों हुआ है? मिस्टर काशान की वजह से हुआ है, क्योंकि एट द एंड पेमेंट मिस्टर काशान नहीं करनी थी उसके ऊपर। ठीक है, तो इन लोगों को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वही लोग हैं जिनकी वजह से ये डिसऑनर्ड हुआ है, और इसके अलावा तमाम पार्टीज को नोटिस देने की जरूरत है। अच्छा, ना सिर्फ आप पार्टीज को दे सकते हैं बल्कि उनके ऑथराइज्ड एजेंट को भी आप नोटिस दे सकते हैं। फिर तीसरा, टू एनीवन ऑफ द पर्सन इफ सेवरल पर्सन आर जॉइंटली लायबल, अगर एक से ज्यादा ड्रॉई थे या एक से ज्यादा लोग शामिल थे, जॉइंटली थे, किसी उसमें जॉइंट थे, तो आप किसी एक को भी दे दें तो फिर हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये आपने सबको दे दिया सफिशिएंट है। अगर किसी की डेथ वगैरह हो जाती है पार्टी की, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप देंगे। पांचवा, टू ऑफिशियल असाइनी इफ पर्सन लायबल इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर जो भी शख्स उस बिल पे लायबल जो था वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो जो भी ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी पे, आप उसके नोटिस डिसऑनर्ड लाएंगे कि आप डिसऑनर वाला नोटिस उसको देंगे। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं मोड ऑफ नोटिस के ऊपर। लेकिन द मोड ऑफ नोटिस आर एज फॉलोज, क्या क्या मोड हो सकते हैं? पहला, ठीक है, द नोटिस ऑफ डिसऑनर मे बी ओरल और इन राइटिंग, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। पहली बात तो इट मे बी सेंड बाय द पोस्ट, पोस्ट के जरिए भी दे सकते हैं। इट मे बी इन एनी फॉर्म बट इट मस्ट इन्फॉर्म द पार्टी टू whom it is given that the instrument has been dishonored। देखिए वो कह रहे हैं कि आप पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं, लेकिन तीसरे में उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया। उन्होंने कहा किसी भी फॉर्म में भेज दें, बस शर्त ये है कि जिस पार्टी को आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं उसके नॉलेज में ये बात आ जाए कि हाँ इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड हो गया है। जैसे कि इसमें अब देखिए ईमेल इसमें लिखी हुई नहीं है, लेकिन ईमेल शामिल हो गई है कि अगर आप ईमेल करते हैं तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे कि आपने नोटिस दे दिया। ठीक है, टेलीफोन कॉल लिखी नहीं है लेकिन वो भी इसमें शामिल हो गई तीसरे पॉइंट में। तो किसी भी तरह से आप पार्टी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, कैसे भी करके, कोई भी मीन यूज करके, कि भाई आप
आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर्ड हो गया और नॉलेज में उनकी ये बात आ गई, ठीक है, तो ये मोड हो गए। अब तीसरा रीजनेबल टाइम, जो कि हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है कि रीजनेबल टाइम क्या है। नोटिस भी आपने एक रीजनेबल टाइम में देना है। रीजनेबल टाइम आपको पता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि केसेस की बेस पर डिसाइड होगा कि केस कैसा है और इंस्ट्रूमेंट की नेचर कितनी है। द नोटिस ऑफ डिसऑनर must be given within a reasonable time. The term reasonable time depends upon the nature of the instrument, usual course of dealing, distance between parties, and nature of communication. In calculating reasonable time, public holidays should be included. अब यही बात इन्होंने भी लिखी है कि देखिए reasonable time जो है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो कि डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे, उनकी डीलिंग्स पे, नेचर ऑफ बिजनेस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे। अब फॉर एग्जांपल एक चेक है तो चेक का रीजनेबल टाइम 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। 6 महीने से ज्यादा पे तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा ना, इससे बेहतर है कि आप 6 महीने से पहले पहले उसको देंगे, ठीक है। तो रीजनेबल टाइम एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है जो हमेशा केस टू केस वैरी करता है कि आपकी नेचर क्या है, आपके बिजनेस क्या है, ठीक है, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट था, पार्टीज में डिस्टेंस कितना था। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप रीजनेबल टाइम भी कैलकुलेट करेंगे तो आप पब्लिक हॉलीडेज रिमूव करके कैलकुलेट करेंगे। फिर प्लेस ऑफ नोटिस क्या होना चाहिए? The place of business, or if such party has no place of business, the residence of a party is the place where the notice to be given. पहली बात, उसका जो भी बिजनेस प्लेस है उस पर आपने नोटिस देना है, और अगर वो बिजनेस प्लेस अवेलेबल नहीं है तो जहां वो शख्स रहता है, जो भी लायबल है जिसको आप देना चाह रहे हैं, वो जहां रहता है उसकी रेजिडेंसी पे आप नोटिस देंगे। If the person sending the notice does not know the address of the person to whom the notice is to be given, he must try to find out his address. But if the party after due search is not traceable, notice of dishonor is dispensed with. ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि नोटिस ऑफ डिसऑनर जो है वो आपने बिजनेस प्लेस पे देना है, ठीक है। अगर आप बिजनेस प्लेस पे नहीं दे पाते, ठीक है, तो आपने उसकी रेजिडेंसी पे देना है। अगर आप बिजनेस प्लेस पे नहीं दे पाते तो आपने उसकी रेजिडेंसी पे देना है। लेकिन अब बात ऐसा होता है कि रेजिडेंसी का एड्रेस ट्रेसेबल नहीं है, आपको नहीं पता, आपने बड़ी कोशिश करी लेकिन जनाब वो ट्रेसेबल नहीं है, तो हम यही कंसीडर करेंगे कि नोटिस ऑफ डिसऑनर दे दिया गया, ठीक है। फिर हम ये कंसीडर करेंगे कि नोटिस ऑफ डिसऑनर आपकी तरफ से दे दिया गया, क्योंकि देखिए ना उसका बिजनेस है ना उसकी रेजिडेंसी का आपको पता है, आपने बहुत सर्च किया लेकिन उसकी रेजिडेंसी उसके बाद भी आपको नहीं मिलती, तो हम यही कंसीडर करेंगे कि नोटिस ऑफ डिसऑनर आपने दे दिया है। अब कब नोटिस ऑफ डिसऑनर गैर जरूरी है देना, ये तो सारे ऊपर उसकी इंपॉर्टेंस पड़ी, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे नोटिस ऑफ डिसऑनर देना गैर जरूरी है, अननेसेसरी। पहला, when endorser writes at the time of endorsement that no notice of dishonor is required. अब ये क्या है कि एंडोर्सर ने एंडोर्समेंट ऐसे करी कि उसने लिख दिया कि भाई नोटिस ऑफ डिसऑनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका डिसऑनर होना ही काफी है, नोटिस देना मुझे जरूरी नहीं है, उसने खुद से वेव करा है। When the drawer of a check has stopped the payment of a check, ड्रॉयर जिसने चेक आपको बना के दिया था उसने खुद से पेमेंट स्टॉप करा दी, तो अब भी आप उसको अब देखिए हुआ क्या, उसने आपको चेक लिख के दिया, अब चेक लेके बैंक गए, जब आप चेक लेके बैंक गए तो बैंक ने उसको कैश नहीं करा, बैंक ने कहा पेमेंट हैज बीन स्टॉप बाय द ड्रॉयर। अब इसका मतलब है आपका चेक तो देखिए डिसऑनर हो गया ना, चेक कैश नहीं हुआ इसका मतलब है डिसऑनर हो गया। लेकिन इस डिसऑनर का आपने ड्रॉयर को नोटिस देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी उसके नोटिस में बात है, क्योंकि उसी ने चेक की पेमेंट को स्टॉप कराया, तो ऑलरेडी उसकी नोटिस में ये चीज है, उसी के कहने पे तो ये काम हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में भी नोटिस ऑफ डिसऑनर देना जरूरी नहीं है। When the party charged could not suffer any damage for want of notice of dishonor. जो भी पार्टी जिसको भी आपने चार्ज किया है, ठीक है, जो भी पार्टी जिसको आपने चार्ज किया है, मतलब चार्ज करने से मुराद समझ लें जिसको नोटिस आपको देना था, अगर वो कोई डैमेज could not suffer any damage for want of notice of dishonor, ठीक है, जब नोटिस ऑफ डिसऑनर देने के बाद भी वो कोई डैमेज सफर नहीं करेगी,
तो ऐसी सूरत हाल में भी ऐसी सूरत हाल में भी नोटिस ऑफ डिसऑनर देना गैर जरूरी है। जैसे कि देखिए, ड्रॉयर ने आपको चेक दिया और ड्रॉयर का जो चेक था वो आपने प्रेजेंट करने में लेट करा या जो भी करा, इस दौरान ड्रॉयर ने वो अकाउंट क्लोज करा दिया। अब जब ड्रॉयर ने वो अकाउंट क्लोज करा दिया तो यहां पे आप उसको कोई डैमेज सफर नहीं करा सकते। एक मिनट जरा होल्ड करें, कॉल आ रही है। ठीक है जी, कहते हैं कि अगर ड्रॉयर को कोई डैमेज सफर ना करना पड़े तो भी नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर मैंने आपको चेक दिया और मैंने चेक देने के बाद कुछ अर्से बाद मैंने अपना अकाउंट क्लोज करा दिया, मतलब उस बैंक से रिलेशन खत्म कर दिया। जब आप बैंक में चेक लेके पहुंचे, फॉर एग्जाम्पल आप उस वक्त नहीं लेके गए, आप 10 दिन बाद लेके चले गए, तो आप 10 दिन बाद लेके चले गए तो बिल लाते जाते चेक कैश नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अकाउंट क्लोज करा चुका हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में भी मुझे कोई डैमेज नहीं होगा, इसलिए नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, नोटिस ऑफ डिसऑनर। फिर चौथा, विद द पार्टी, दोबारा बता देता हूं, देखिए लास्ट क्या है, when the party charged could not suffer any damage for want of notice of dishonor। ठीक है, जो भी पार्टी, जिसको भी आपने, मतलब जो भी आपके लिए लायबल थी, जिसको नोटिस ऑफ डिसऑनर देना था, अगर वो कोई डैमेज सफर नहीं कर रही तो फिर आपको नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखिए, मैंने चेक बनाया, मैंने आपको चेक दिया, ठीक है, चेक देने के बाद मैंने क्या करा, आप जब चेक लेके बैंक में पहुंचे, आप भले 1 महीने बाद चले गए, लेकिन मैंने क्या किया, कुछ अर्से बाद उस बैंक से रिलेशन एंड कर दिया। जब मैंने उस बैंक से रिलेशन एंड करा तो अब यहाँ पे मैं कोई डैमेज सफर नहीं करूंगा वांट ऑफ नोटिस पे, कि अगर आपने मुझे नोटिस नहीं दिया तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, मैं कुछ भी सफर नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे नोटिस देना जरूरी नहीं है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है आपके पास, when the party entitled to notice could not be found। जिस पार्टी को नोटिस देना था वो मिल ही नहीं रही है, ढूंढने के बाद आपने बहुत ढूंढा, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्टी आपको नहीं मिल रही। फिर when the drawer also happens to be the acceptor, जो ड्रॉयर थे वही आपके एक्सेप्टर थे, तो भी उन्हें नोटिस देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रॉयर कोई होता है इसमें और एक्सेप्टर कोई होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का ही केस होगा ये। तो ऐसी सूरत हाल में भी ड्रॉयर और एक्सेप्टर अगर सेम है, जिसने एक्सेप्ट किया था, तो भी नोटिस ऑफ डिसऑनर देना जरूरी नहीं है। फिर इन केस ऑफ अ प्रोमिसरी नोट विच इज नॉट नेगोशिएबल, ऐसा प्रोमिसरी नोट जो कि नेगोशिएबल नहीं था, मतलब प्रोमिसरी नोट तो था लेकिन नेगोशिएबल नहीं था, तो उसमें मुझे पता है कि 3 महीने बाद मैंने पेमेंट करनी थी, जब मैंने 3 महीने बाद पेमेंट नहीं करी तो इसका मतलब है कि ये प्रोमिसरी नोट जो है ये डिसऑनर्ड हो गया और मेरी वजह से ही हुआ है, तो मुझे नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरी नोटिस में बात है। क्योंकि इसमें 2 ही पार्टी शामिल थी, एक मैं और एक आप, हम 2 शामिल थे। जब मैंने आपको पेमेंट नहीं करी तो ये बात तो मुझे ऑलरेडी पता चल गई, तो मेरे नोटिस में आपको डिसऑनर्ड का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने नेगोशिएट तो किया ही नहीं ना फर्दर के, बाकी पार्टी शामिल होती है और हमें पता चलता है कि किस
पॉइंट पे जाके ये डिसऑनर्ड हुआ है। नहीं, यहाँ तो पॉइंट ही दो थे, एक में एक। आपको पैसे लेने थे, मुझे पैसे देने थे, जब मैंने दिए ही नहीं तो आप क्यों मुझे डिसऑनर का नोटिस देंगे? मैंने खुद ही तो डिसऑनर किया है। सातवां, द पार्टी एंटाइटल टू नोटिस प्रॉमिसेस टू पे अनकंडीशनली। जो भी पार्टी को नोटिस देना था उसने आपसे प्रॉमिस कराया कि मैं इसका फुल अमाउंट आपको पे कर दूंगा। अगर इस तरह की बात वो कर रहा है, कोई अनकंडीशनली बात कर रहा है कि जो भी पार्टी जिसको नोटिस मिलना चाहिए था लेकिन उसने आपको खुद से कह दिया कि प्रॉमिस कर दिया कि मैं अनकंडीशनली का मतलब ये है कि जितना अमाउंट लिखा था वो पूरा का पूरा मैं आपको पे कर दूंगा। अगर वो ऐसी बात कर रहा है तो भी नोटिस देने की उसको जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई अनकंडीशनल प्रॉमिस मिल रहा है। When the notice could not be given due to unavoidable circumstances, मतलब कुछ ऐसे circumstances हो गए जिनकी वजह से नोटिस आप दे ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ भी ऐसी सूरत हाल हो गई जिसकी वजह से आप नोटिस दे ही नहीं सकते, तो भी फिर आपका नोटिस देना जरूरी नहीं है। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिनको मिटिगेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप घर से निकले, बारिश का मौसम देगा, आपने बादल बादल थे, आप अम्ब्रेला वगैरह सब लेके निकले, लेकिन हुआ ये कि जब आप निकले बारिश हुई और अचानक से तेज हवा चली और अम्ब्रेला उड़ गई, आपके हाथ से छूट गई, तो आप गीले हो गए। अब आपने प्रिकॉशन तो सारे लिए लेकिन उसके बावजूद भी आप भीग गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये अनकंट्रोलेबल इवेंट हुआ है ना, वो हवा आपके कंट्रोल में नहीं थी। आपने तो बारिश के लिए सारी वो करी थी, लेकिन हवा के लिए आप कोई चीज कंसीडर नहीं कर पाए थे, अनकंट्रोलेबल इवेंट था। तो इसी तरह अगर कोई अनअवॉइडेबल मतलब अनकंट्रोलेबल मतलब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस था, तो अगर ऐसा कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होता है तो ऐसी सूरत हाल में भी नोटिस ऑफ डिसऑर्डर देना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि हमारे पास है नोटिंग। अगर ऊपर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं नोटिंग कि बेसिकली नोटिंग क्या होती है और प्रोटेस्टिंग क्या होती है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो उस वक्त भी मैंने आपको ये डेफर करा दिया था कि नोटिंग और प्रोटेस्टिंग क्या होती है। देखिए, व्हेन अ नोट और बिल इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, कि जब कोई भी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो जाए नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट की वजह से, द होल्डर मे कॉज सच डिसऑनर टू बी नोटेड बाय नोटरी पब्लिक upon the instrument or a paper attached thereto. The holder takes the bill or note to the notary public, who makes a formal demand for acceptance or payment upon the drawing acceptor or maker. On his refusal to do so, notes the same on the bill or note. Noting is the authentic and official proof of presentment and dishonor of an individual. देखिए, नोटिंग होता है बेसिकली एक तरह का ऑफिशियल प्रूफ होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। किस तरह से? जब भी आपका कोई बिल या प्रोमिसरी नोट वगैरह डिसऑनर्ड होता है तो वो कैसे होता है? आपने उसको पेमेंट के लिए दिया, उसने पेमेंट नहीं करी, वो डिसऑनर्ड। अब आप क्या करते हैं? आप पहले जाते हैं नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक क्या होता है? एक पब्लिक ऑफिसर होता है, मतलब गवर्नमेंट का लॉ का ही बंदा होता है। ठीक है, अगर आपका कभी कोर्ट की तरफ जाना हो तो आपने देखा भी होगा कि नोटरी पब्लिक वो जो बाहर बैठे हुए होते हैं कोर्ट के, उसमें ओथ कमिश्नर्स भी होते हैं, इसी तरह एक नोटरी पब्लिक भी होता है। नोटरी पब्लिक एक डेजिग्नेटेड होता है। उसका काम क्या होता है कि जो भी नॉन कंटेंशियस मैटर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नॉन कंटेंशियस मैटर्स होते हैं जिसमें नॉर्मली बाइंग एंड सेलिंग होती है चीजों की, डीड होती है प्रॉपर्टी की, ये तमाम चीजें होती हैं जिनके लिए हम कोर्ट नहीं जाते, वो वहां पे बैठ के रिकॉर्ड में ले रहे होते हैं अपने। ठीक है, अब नोटरी पब्लिक में होता क्या है कि बेसिकली जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाते हैं उसके बाद जो भी डिसऑनर्ड हुआ, जब आपने पेमेंट के लिए दिया वो डिसऑनर्ड हो गया। नोटरी पब्लिक क्या करेगा? जो ऑफिसर होगा फिर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को वो भेजेगा पेमेंट के लिए उस शख्स के पास जो ड्यू था जिसके ऊपर, और उसके बावजूद जब वो शख्स पेमेंट नहीं करेगा तो अब वो उस चीज को एज अ प्रूफ आपको देगा, ऑथेंटिकेशन करेगा और अपने पास रिकॉर्ड में लेगा कि हाँ ये बिल जो है प्रूफ सॉरी पेमेंट के लिए दिया गया था या एक्सेप्टेंस के लिए दिया गया था, लेकिन ये रिजेक्ट हुआ, रिफ्यूजल हुआ और ये डिसऑनर्ड हो गया। तो बेसिकली समझ लेंगे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में लेगा।
ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में ले लेगा वो। तो ये चीज कहलाती है नोटिंग, कि उसने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिया और ऑफिशियली उसको दिया। तो आपका काम जो है समझ लिया एक तरह से पक्का हो गया ना। पहले आपने नोटिस दिया था, वो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, लेकिन अब नोटिंग के क्या है, नोटरी पब्लिक वाला भेजेगा और उसके बावजूद जब वो रिफ्यूज करेगा तो उसके बाद फिर वो अपने पास रिकॉर्ड में ले लेगा। अच्छा, चेक में ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में ही रिक्वायरमेंट है। फिर लाजमी बात है, नोटरी पब्लिक के अपने कुछ चार्जेस भी होते हैं, ठीक है, उसके अपने चार्जेस भी होते हैं। तो यही बात इसमें भी लिखी हुई है, नोटिंग इज द ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल प्रूफ ऑफ प्रेजेंटमेंट एंड डिसऑनर ऑफ एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ चेक बिकॉज़ द बैंक व्हाइल रिफ्यूजिंग पेमेंट रिटर्न द चेक गिविंग रीजन इन राइटिंग फॉर डिसऑनर फॉर द सेम। Such a check itself act as a proof of dishonor. It contains the fact of dishonor, date, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसमें तो जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप उसको पेमेंट के लिए भेजेंगे, नोटरी पब्लिक भेजेगा, तो नोटरी पब्लिक वो पेमेंट नहीं करेगा तो नोटरी पब्लिक वहां पर रीजन लिख देगा कि क्यों पेमेंट नहीं हुई या क्या वजह थी पेमेंट की, तो ये एक प्रूफ बन जाता है। लेकिन बैंक में ये रिक्वायर्ड नहीं होता चेक में, क्योंकि चेक को कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो तो अगर चेक डिसऑनर्ड होता है तो उसके साथ एक पेपर अटैच होकर आता है। उस पेपर पे लिखा होता है कि भाई ड्रॉयर ने पेमेंट स्टॉप करा दी, या इसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या अमाउंट में फर्क था, या डेट चेंज थी, कुछ भी रीजन होगा, वो तमाम उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, उस पर टिक लगा हुआ होगा। तो वो जो टिक लगा हुआ आ रहा है बैंक की तरफ से, समझ ले वहां पे बैंक ही आपका एज अ नोटरी पब्लिक डील कर रहा है और वही ऑथेंटिक प्रूफ है। तो नोटिंग दर हकीकत एक गवर्नमेंट की नॉलेज में बात लाना है कि आप कोर्ट की नॉलेज में एक तरह से बात ला रहे हैं, आप नोटरी पब्लिक की नॉलेज में ला रहे हैं, ठीक है, कि आप फॉर्मल प्रूफ ले रहे हैं, फॉर्मल नोटिस उसको भेज रहे हैं पेमेंट का, लेकिन उसके बावजूद वो पेमेंट नहीं कर रहा तो आपने नोटिंग कर दी। अब प्रोटेस्टिंग क्या होता है, देखिए नोटिंग क्या है, सिर्फ उसने रजिस्टर में अपने रिकॉर्ड किया। प्रोटेस्ट क्या है, एक प्रोटेस्ट इज अ फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर इशूड बाय नोटरी पब्लिक टू द होल्डर ऑफ अ बिल। प्रोटेस्ट क्या है कि जब वो नोटिंग कर लेता है तो फिर उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्ट। वो सर्टिफिकेट बेसिकली बुनियाद बनता है जब आप सूट फाइल करने जाते हैं कोर्ट, तो आप वही उसी की बेस पे सूट फाइल करते हैं, तो वो चीज कहलाती है प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट इज अ फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर इशूड बाय नोटरी पब्लिक टू द होल्डर ऑफ अ बिल और अ नोट ऑन हिज डिमांड। Noting is merely a record of dishonor on the instrument itself. It is a proof that a bill or note was presented for acceptance payment for better security but was dishonored. The notary public cannot grant protest unless presentment is made by himself or his agent. The advantage of protest is that the court on proof of the protest shall presume the fact of dishonor. ठीक है जी, कि प्रोटेस्ट के दर हकीकत एक सर्टिफिकेट है जो कि आप अगर नोटरी पब्लिक से डिमांड करें तो वो मांगता है, अदरवाइज उसके रिकॉर्ड में बात आ जाती है कि बिल डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। आप उससे डिमांड करेंगे तो वो आपको प्रोटेस्ट का सर्टिफिकेट देगा और वही प्रोटेस्ट का सर्टिफिकेट आप कोर्ट में पेश करेंगे, जो कि कोर्ट बोलेगा कि हाँ अब हमें भी यकीन है कि वाकई में ये बिल डिसऑनर्ड हुआ है। तो ये बेसिकली नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का एक प्रोसीजर होता है। द फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट के कुछ कंटेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। पहला, द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ और अ लिटरल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड एवरीथिंग रिटन प्रिंटेड देयर अपॉन। कि जो भी प्रोटेस्ट का सर्टिफिकेट होगा उसमें वो तमाम चीजें डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखी हुई होंगी जो कि उस इंस्ट्रूमेंट से पे मेंशन थी। द नेम ऑफ द पर्सन फॉर हुम एंड अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन प्रोटेस्ट। जिसने बिल दिया था और जिसने बिल को डिसऑनर्ड करा है उनके नेम भी मेंशन होंगे। द फैक्ट एंड रीजन फॉर डिसऑनर्ड। अब जो भी डिसऑनर का रीजन होगा वो भी उस पर मेंशन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो साहब मौजूद है लेकिन पैसे नहीं दे रहे, दूसरा वो फरार है, कोई भी रीजन होगा वो उसके ऊपर मेंशन होगा। तो ये तीनों चीजें मेंशन होंगी, ठीक है। इसके अलावा चौथा, द टाइम एंड प्लेस ऑफ डिमांड एंड डिसऑनर्ड। आसान सा है, टाइम एंड प्लेस को भी मेंशन करना है। नोटरी पब्लिक का अपना साइन, इसमें सिर्फ सिग्नेचर लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा ये विद स्टैंप होता है, ठीक है, कि नोटरी पब्लिक अपनी स्टैंप भी लगाएंगे, नोटरी पब्लिक की इनको स्टैंप दी हुई होती है। फिर छठा, इन एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर और पेमेंट फॉर ऑनर द नेम्स ऑफ द पर्सन बाय हुम इट इज एक्सेप्टेड और पेड। ठीक है, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर भी आपने पढ़ा, पेमेंट ऑफ ऑनर भी हमने पढ़ा था कि अगले की प्रेस्टीज को बचाने के लिए अगर हम पेमेंट वगैरह उस वक्त कर देते हैं तो बाद में हम उससे रिकवर कर सकते हैं। तो अगर कोई एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर शामिल हुआ था या पेमेंट ऑफ ऑनर शामिल हुआ था तो उन दोनों में जो भी शामिल हुआ था उसका नाम भी उस पर मेंशन होना जरूरी है। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स प्रोटेस्ट के सर्टिफिकेट पे आपके होंगे और फिर इसी को आप कोर्ट लेके जाएंगे और फिर सूट वगैरह फाइल करेंगे। तो नोटिंग और प्रोटेस्टिंग क्लियर है, समझ में आ गया।
अच्छा जी, अब मैं चलता हूं आगे। ठीक है, प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है कि प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी, क्योंकि प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी में फर्क है। प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी है व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल becomes insolvent. The holder need not wait till maturity of the bill. He may demand better security to ensure its payment on the due date if on demand by the holder. If on demand by the holder, the acceptor refuses to give better security, the bill may be treated as dishonored. But the suit may be filed only after maturity. Such certificate is called a better for security. प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी क्या है कि दर हकीकत आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि जो भी बिल का एक्सेप्टर था वो इनसॉल्वेंट हो गया, या जो भी मेकर था प्रोमिसरी नोट का वो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो अब आपको मेच्योरिटी तक वेट करने की जरूरत नहीं है कि फॉर एग्जांपल वो आज डिसऑनर्ड हो गया लेकिन आपका बिल की जो पेमेंट है वो 3 महीने बाद मेच्योर हो रही है, तो आप उन 3 महीने का वेट नहीं करेंगे। आज आप ही एक बेटर सिक्योरिटी डिमांड करेंगे कि भाई मुझे इंश्योर कर दो कि ये ड्यू डेट पे पेमेंट होगी मुझे कि नहीं होगी। ठीक है, if on demand by the holder the acceptor refuses to give better security, the bill may be treated as dishonored. ठीक है, आप क्या करेंगे अगर आपको पता चल गया कि आज आपका जो भी बिल पे एक्सेप्टर था वो आज इंसॉल्वेंट हो गया और आपका बिल पहले 3 महीने बाद मेच्योर हो रहा हो, आप 3 महीने के बाद नहीं करेंगे, आप उससे आज ही बोलेंगे कि यार मुझे इंश्योरिटी दो, श्योरिटी दो कि 3 महीने बाद तुम ये पेमेंट कर दोगे, यही चीज कहलाती है बेटर सिक्योरिटी। अब अगर वो रिफ्यूज करता है आपके डिमांड करने पे कि नहीं मैं नहीं करूंगा, तो फिर यहाँ पे इस बिल को भी हम डिसऑनर्ड कंसीडर करेंगे और फिर हम प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी करेंगे का सर्टिफिकेट लेंगे, प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट तो आ जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होगा, आपने उससे डिमांड किया वो आपको नहीं दे पाया, अभी आप दोबारा जाएंगे, पहले नोटिंग होगी फिर प्रोटेस्टिंग होगी, लेकिन अब जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो प्रोटेस्ट नहीं मिलेगा, वो प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी मिलेगा, क्योंकि बिल अभी तक मेच्योर नहीं हुआ, ये तो वो इंसॉल्वेंट हो गया इसलिए आपने डिमांड किया। ठीक है, तो ये बेटर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सूट फाइल आप नहीं कर सकते, सूट आप तभी फाइल करेंगे जब बिल मेच्योर हो जाएगा। आप ये लेके अपने पास रख लेंगे, इससे आपको श्योरिटी आ जाएगी, लेकिन सूट आप तभी फाइल करेंगे जब बिल मेच्योर हो जाएगा। क्लियर है जनाब? अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कॉम्पनसेशन फॉर डिसऑनर। अब डिसऑनर तो हो गया, अब इसमें कॉम्पनसेशन क्या मिलेगा इसको हम जरा देखते हैं। द फॉलोइंग रूल्स फॉर डिटरमिनिंग कॉम्पनसेशन। अब क्या क्या कॉम्पनसेशन के लिए रूल दिए हैं लॉ ने, इनको थोड़ा देख लेते हैं कि डिसऑनर के बाद क्या होगा। The holder is entitled to the amount due upon the instrument together with the expense incurred in presenting, noting and protesting. जो भी होल्डर था वो ना सिर्फ वो अमाउंट लेगा जो कि उस बिल पे ड्यू था, बल्कि नोटिंग प्रोटेस्टिंग के जो उसने चार्जेस वगैरह पे करें, जो प्रेजेंटमेंट के चार्जेस पे करें, वो तमाम के तमाम आपसे रिकवर करेगा। दूसरा, when the person charged resides at place different from that at which the instrument was payable, the holder is entitled to receive the sum at the current rate of exchange between the two places. अब ऐसा भी मुमकिन है कि जब इंस्ट्रूमेंट बनाया था और वो पेबल था तो वो पाकिस्तान में था, आज आप जाके वहां बैठ गए यूएसए में, तो अब लाजमी सी बात है जो एक्सचेंज रेट होगा मैं उसका डिफरेंस भी आपसे वसूलूंगा कि भाई एक्सचेंज रेट का भी डिफरेंस आ रहा है, आज करेंसी नीचे है कल करेंसी ऊपर हो रही है, तो वो डिफरेंस वगैरह भी मैं आपसे डिसऑनर्ड अमाउंट के साथ साथ वसूलूंगा। फिर तीसरा, एन एंडोर्सर हु पेड द अमाउंट कैन गेट द अमाउंट विद इंटरेस्ट एट 6% per annum from the date of payment until realization together with expense caused by dishonored and non payment। अगर उस बिल पे एक शख्स ने पेमेंट करी थी और उसके बाद जाके वो आगे जाके ड्यू हो रहा है, तो जो भी इंडोर्सर था उसने जो भी अमाउंट उस पर पे करा था वो उस पर 6% इंटरेस्ट के साथ लेगा, तब तक लेता रहेगा जब तक कि वो बिल की पेमेंट नहीं हो जाती। फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट अंटिल रियलाइजेशन टुगेदर विद एक्सपेंसेस कॉजेज ऑफ डिसऑनर्ड एंड नॉन पेमेंट, कि जिस तारीख को इंडोर्सर ने पे करा था उस तारीख से लेके जब तक उसको पेमेंट नहीं मिल जाती तब तक वो 6% इंटरेस्ट चार्ज करके पेमेंट लेगा। चौथा, when the person charged and endorser reside at different places, the endorser is entitled to receive। अच्छा,
जो दूसरा पॉइंट था ये सेम उसी से, फर्क इतना है कि दूसरे में सिर्फ वो पर्सन वाला सीन था, यहाँ पे इंडोर्सर भी शामिल हो गए। तो वही बात है कि अगर दो डिफरेंट प्लेसेस पे आ गए हैं, जैसे कि जहां बिल पेबल था वहां पे वो मौजूद नहीं है, वहां से आगे कहीं चले गए, तो जो भी डिफरेंट एक्सचेंज रेट होगा वो उसको रिसीव करेगा होल्डर जो भी होगा। पांचवा, द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन may draw bill upon the party liable to compensate if payable at sight or on demand for the amount due to him with all expenses properly incurred by him। ये वही बात हो गई कि जो भी पार्टी ने एंटाइटलमेंट दी लेने के लिए वो तमाम अखराजात लेगी। अब जो भी उसके आ रहे हैं, देखिए आसान सी बात ये है कि जब भी कोई बिल डिसऑनर्ड होगा, उसकी डिसऑनर से लेके आगे आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उस अमाउंट की रिकवरी के लिए, क्योंकि अमाउंट तो आप रिकवर करेंगे ना, आप कोर्ट भी जाएंगे, आप यहाँ भी जाएंगे, सूट भी फाइल करेंगे, तमाम की तमाम चीजें आपने रिकवर करनी है। लॉ ने आपको इजाजत दी हुई है। पांचवा पॉइंट आपको यही कह रहा है कि तमाम चीजें आपने रिकवर करनी है। अगर पेपर में ये पांचों पॉइंट याद ना भी आए तो सिवाय तीसरे को छोड़ के वो 6% याद रखिएगा। जो भी चीज होगी डिसऑनर्ड के बाद वो आपने रिकवर करनी है। नहीं, 6% के अलावा कोई और इंटरेस्ट रेट आप डिसाइड कर लें खुद से तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं किया हुआ तो फिर आपने 6% ही लेना है। बिल में अगर कोई क्लॉज डला हुआ था वो एक अलग चीज है, फिर आप कर लीजिएगा। डिसऑनेस्टली इशूइंग चेक, देखिए जी, अगर कोई शख्स डिसऑनेस्टली कोई चेक इशू करता है, इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, आप मुझसे उधार मांगने, सॉरी अपने पैसे मांगने आए। मैंने कहा यार ये रोज आ रहा है, मैं क्या करूं। मैंने एक काम किया, मैंने कहा एक काम करता हूँ, इनको मैं चेक दे देता हूँ ताकि 3-4 दिन तो क्लियरिंग में लगेंगे, 3 दिन तो क्लियरिंग में लगेंगे, 3 दिन के लिए बला मेरे पास से टल जाएगी। ठीक है, मैंने ऐसे ही चेक आपको जानबूझ के डिसऑनेस्टली इशू किया क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, मतलब नॉट सफिशिएंट फंड एनएसएफ। आपने बैंक रिकंसिलिएशन में भी पढ़ा होगा, जब भी एनएसएफ चेक इशू आप किसी को इशू कर दें, जब आप जानबूझ के कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आपने चेक को एनएसएफ कराया है, जान के इशू किया है, तो ना सिर्फ आप पे जुर्माना लगेगा बल्कि 3 साल की सजा भी आपको हो सकती है। ठीक है, ना सिर्फ जुर्माना लगता है बल्कि उसके साथ साथ आपको सजा भी होती है। ठीक है, कभी ये होता है कि कोर्ट सिर्फ सजा दे देता है, कभी ये होता है कि सिर्फ फाइन लगा देता है, और कभी कभी दोनों भी दे देता है। ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द केस पे कि कितना बड़ा सामने वाली पार्टी को आपके इस हरकत से लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस हद तक सजा हो सकती है। फिर डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लाइबिलिटी के कब कब पार्टीज जो है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगी। विंडिंग डैमेज भी क्लेम होगा। अच्छा, बिल्कुल क्लेम हो जाएगा अगर आपने उसको, देखिए विंडिंग डैमेज बेसिकली हम जो डालते हैं ना वो नोटिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालते। चेक में तुम कहते हैं विंडिंग डैमेज डालोगे, नहीं डालोगे ना। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी डालोगे, प्रोमिसरी नोट में भी डालोगे, ये तो एक अमाउंट है ना, तो इसमें आप नहीं डालते। लेकिन अगर फिर भी किसी तरह से आपने डाल लिया है तो क्लेम हो जाएगा, वो तो आपने मेंशन किया है ना। लेकिन बात वही है कि उसको फिर रीजनेबल होना चाहिए, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो नहीं डलते हैं विंडिंग डैमेज। इंटरेस्ट रेट वगैरह डल जाता है कि इस तारीख के बाद से फिर इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा अगर ये डिसऑनर्ड हुआ, तो उसको भी, इंटरेस्ट को भी अगर समझ लो तो तुम वही कर सकते हो कि आप उसको लिक्विडेशन ले सकते हो या लिक्विडेटेड ले सकते हो या पेनल्टी के क्लॉज में ले सकते हो, तो वो भी रिकवर करेंगे आप। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लायबिलिटी, द मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस। अब कह रहे हैं कि जब ये जो तीनों प्रिंसिपल होते हैं आपके, द मेकर, एक्सेप्टर या एंडोर्सर, ये कब कब आपके लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकते हैं। पहला, कैंसलेशन, कि इनकी लायबिलिटी कब खत्म होगी, एंडोर्सर की, मेकर की या एक्सेप्टर की। पहला है कैंसलेशन, when the holder of a negotiable instrument cancels the name of any of the party liable on the instrument to discharge him from the liability, such party and all subsequent endorser are discharged from liability। अगर खुद से जो होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो किसी पार्टी को डिस्चार्ज करता है लाइबिलिटी से, तो तमाम पार्टी, वो पार्टी और उससे सब्सिक्वेंट तमाम पार्टी को, उसके बाद वाली सब्सिक्वेंट,
वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर दूसरा रिलीज, इफ द होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट releases any party, the party so released is discharged from liability. अगर होल्डर किसी पार्टी को डिस्चार्ज करता है, खुद से लायबिलिटी से रिलीज कर देता है कि तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, तो वो लायबिलिटी भी, वो पार्टी भी डिस्चार्ज हो जाता है। पेमेंट, व्हेन अ पार्टी लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट मेक्स द पेमेंट इन ड्यू कोर्स एट मैच्योरिटी, ऑल द पार्टीज, ये बड़ा आसान सा पॉइंट है कि जब भी इंस्ट्रूमेंट की जो भी पेमेंट डेट थी, उस डेट पे अगर कोई पेमेंट कर देता है तो तमाम पार्टीज जो उस पे लायबल थी वो तब की तब डिस्चार्ज हो जाती है क्योंकि पेड हो गया। फिर allowing drawing, if the holder of a bill allows the drawing more than 48 hours, excluding public holidays, to consider about the acceptance all previous parties not consenting to such allowance are discharged from the liability to the holder. ठीक है, अब मुख्तलिफ पार्टी जुड़ी हुई है, अगर होल्डर अपने पास से बिना प्रायर पार्टीज का कॉन्सेंट लिए बिना 48 आवर्स ड्रॉई को खुद से अलाउ कर रहा है कि मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप 48 घंटे में इस बिल को एक्सेप्ट कर ले, तो इसका मतलब है वो अपने तौर पे कर रहा है। प्रायर तमाम पार्टी जो है इसमें अपना कॉन्सेंट नहीं दिया, तो सारी प्रायर पार्टीज जो है वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगी होल्डर की तरफ से। ठीक है, डिले इन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक, if a holder of a check fails to present it for payment within reasonable time of its issue, and in the meanwhile the bank fails, causing damage to the drawer is discharged from liability as against the holder. देखिए, अगर आपने चेक की प्रेजेंटमेंट को डिले करा, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने टाइम होता है, आप 8 महीने बाद लेके जा रहे हैं, आप खुद से डिले कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो भी आपका ड्रॉयर वगैरह होगा वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाए। चेक पेबल टू ऑर्डर, when a check payable to order purports to be endorsed by or on behalf of the payee, the bank is discharged by payment in due course. When a check is originally expressed to be payable to bearer, the drawee is discharged by payment in due course to the bearer thereof, notwithstanding that any such endorsement purports to restrict or exclude further negotiation. ठीक है, अगर चेक पेबल टू ऑर्डर था, तो व्हेन अ चेक पेबल टू ऑर्डर purport to be endorsed by or on behalf of the payee, the bank is discharged by payment in due course. ठीक है, when a check is originally expressed to be payable to bearer, the drawee is discharged by payment in due course to the bearer thereof, notwithstanding any such endorsement purport to restrict or exclude further negotiation. अब वो कह रहे हैं कि जब भी आपने चेक पेबल टू ऑर्डर बनाया था, पर्पस टू बी इंडोर्स बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पे, ठीक है, और वो पे के बिहाफ पे किसी ने इंडोर्स कर दिया मजीद, द बैंक इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अब देखें हुआ क्या है, एक चेक था जो पेबल टू ऑर्डर था, तो जिसका ऑर्डर था उसको ही पे करना था, लेकिन उसको किसी ने पेई ने या जिसने भी एंडोर्स कर दिया मजीद, ठीक है, टू बी एंडोर्स बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पेई, द बैंक इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, तो बैंक जो है वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स से डिस्चार्ज हो जाता है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि अपरेंट टेनोर के तहत पे करना, और उसके अलावा भी 3 पॉइंट्स थे, वो सारे पूरे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो रही है। ठीक है, apparent tenor मतलब जैसे instructions दी गई थी। तो when a check payable to order purports to be endorsed by or on behalf of the payee, the bank is discharged by payment in due course. When a check is originally expressed to be payable to bearer, the drawee is discharged by payment in due course to the bearer thereof, notwithstanding that any such endorsement purports to restrict or exclude further negotiation. ठीक है जी, यही बात कहते हैं कि अगर when a check is originally expressed to be payable to bearer, कि जब चेक बना था तो ओरिजिनली तो वो पेबल टू बेयरर था, the drawee is discharged by payment in due course to the bearer, तो ड्रॉई को पेमेंट करते ही, सॉरी बेयरर को पेमेंट करते ही बैंक जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से, क्योंकि ड्रॉई इस केस में सिर्फ बैंक ही होता है चेक की सूरत में। ठीक है, तो जो ड्रॉई है वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स करके बेयरर को डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लायबिलिटी से।
फिर ड्राफ्ट बाय वन बैंक ऑन अनदर। देखिए डिमांड ड्राफ्ट जो बैंक का होता है और पे ऑर्डर जो होता है, पे ऑर्डर से आपकी वापसियां ज्यादा होगी, इसमें एक ही फर्क होता है कि पे ऑर्डर विद इन द सिटी चलता है और डिमांड ड्राफ्ट नेशन वाइड चल रहा होता है, मतलब पूरे पाकिस्तान में चल सकता है। ठीक है, पे ऑर्डर विद इन द सिटी चल रहा होता है। Where a demand draft is drawn by one office of the bank upon another office of the same bank for a sum money payable to order, the bank is charged by payment in due course। देखिए जब ऐसा डिमांड ड्राफ्ट बना है कि एक बैंक ने दूसरे बैंक को ऑर्डर किया है, तो जब वो बना है तो अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब एपरेंट टेन्योर के तहत उसकी पेमेंट होगी, जो कि उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है, और बैंक जो है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। यही वजह है जब आप पे ऑर्डर बनवाते हैं, तो आप देखिए आप पे ऑर्डर बनवाते हैं, आपने भी प्रेजेंट भी नहीं करा होता, लेकिन आपका फंड जो है वो अकाउंट में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है उसी वक्त कि अब आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी एलोकेट हो गया अगेंस्ट दैट पे ऑर्डर, कि उस पे ऑर्डर के अगेंस्ट में ये एलोकेट हो चुका है, सेट असाइड हो चुका है, अब आप इसको मजीद यूज नहीं कर सकते। तो बैंक जिस वक्त पे ऑर्डर बनाता है वो उसी वक्त लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जब वो पे होगा तो लायबिलिटी से डिस्चार्ज होगा, जब बनता है वो उसी वक्त हो जाता है, क्योंकि वो अमाउंट सेट असाइड उसी वक्त कर देते हैं। Accepting qualified acceptance, if the holder of a bill agrees to qualified acceptance without the consent of prior parties, all the prior parties are discharged from liability। अगर एक होल्डर जो है एक बिल घूमता घूमता उसके पास आ रहा था, एक होल्डर ने आगे दिया और होल्डर को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मिली। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस कंडीशनल थी, उसमें कुछ चेंज आया और होल्डर ने प्रायर पार्टीज के कंसेंट के बिना अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो भी वो लायबिलिटी से अपनी तमाम प्रायर पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती है। फिर आपके पास आता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। A party may be discharged from his liability on a negotiable instrument by operation of law. For example, when a person is declared insolvent, his liability remains restricted to the value of his asset। देखिए एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, वो कहते हैं कि ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत कैसे होता है कि अगर कोई पार्टी जो है वो दिवालिया निकल जाता है, इंसॉल्वेंट का पूरा प्रोसेस हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जी रिसीवर आता है, वो पहले तमाम एसेट सेल करता है, फिर जो पैसे आते हैं उसमें को प्रो राटा बेसिस के ऊपर सबको एक प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर देता है, पूरे नहीं देता, क्योंकि लाजमी बात है पूरे देने की अगर उस बंदे की अहलियत होती तो वो इंसॉल्वेंट होता ही क्यों? वो इंसॉल्वेंट हुआ ही तब है जब उसके एसेट्स जो है वो कम हो गए और उसकी लायबिलिटीज बढ़ गई। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत भी लायबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है सिर्फ उस बंदे की स्टेट तक, उसकी प्रॉपर्टी तक, जो उसकी एसेट्स की वैल्यू थी, तो वहां पे भी वो डिस्चार्ज हो जाते हैं लायबिलिटी। फिर मटेरियल ऑल्टरेशन, अ मटेरियल ऑल्टरेशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट renders the same void against person who were parties thereto before such alteration unless they have consented to the alteration। अगर मटेरियल ऑल्टरेशन आपने बिल में कर दी तो पुरानी तमाम पार्टीज जो हैं वो उनके कॉन्सेंट के बिना करी है तो वो भी सब लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती है। मटेरियल ऑल्टरेशन कैसे हो सकती है बिल में? देखिए लॉ में कहीं डिफाइंड नहीं है मटेरियल ऑल्टरेशन क्या होगी क्या नहीं होगी, ये तो कोर्ट की अपनी जजमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल देखिए अगर किसी बिल मेरे पास आ रहा है उसमें 1 लाख लिखा है, मैं उसमें 0 बढ़ा दूं, ये मटेरियल ऑल्टरेशन है। 2 महीने का टाइम लिखा था, मैंने 3 महीने कर दिए, ये मटेरियल ऑल्टरेशन है। ठीक है, जो कि उसके मटेरियल ऑल्टरेशन को आप लॉ में ऐसे समझिए जो आपके लीगल रिलेशन को चेंज कर देगा। पहले लीगल रिलेशन 1 लाख के लिए था, आज लीगल रिलेशन 10 लाख के लिए हो गया। पहले लीगल रिलेशन 2 महीने के क्रेडिट पे था, आज लीगल रिलेशन 3 महीने के क्रेडिट पे हो रहा है। जो आपके बीच के आपके माबैन जो लीगल रिलेशन में चेंज ला रही है वो मटेरियल ऑल्टरेशन, जो आपके लीगल रिलेशन में चेंज ला रही है वो मटेरियल। फॉर एग्जांपल आपने उसको टाइप किया था, जब आपने टाइप किया था तो यू का वर्ड क्लियर नहीं था, आपने उसको पेन से क्लियर कर दिया, ये माइनर ऑल्टरेशन है, ये इमटेरियल ऑल्टरेशन है, इससे हमारे लीगल रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे हमारे लीगल रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट आ जाए पेमेंट ऑफ ऑल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। Where a negotiable instrument has been materially altered but does not appear to have been so altered, or where a check is presented for payment which does not at the time of presentation appear to be crossed, payment on such an instrument discharges the party liable provided he makes payment according to the apparent tenor of the instrument and in due course. Such a payment cannot be questioned if it is proved that the instrument has been altered or that check was originally crossed। देखिए जी, अगर किसी ऑल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे मतलब उसमें कोई ऑल्टरेशन हुई भी थी लेकिन इस तरह से हुई भी थी कि वो पता ही नहीं चल रही थी,
ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट पे अगर पेमेंट हो जाती है तो भी आप लायबिलिटी से अपनी डिस्चार्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक गए, आपने चेक को क्रॉस किया था, आपने चेक को क्रॉस किया था, लेकिन लाइनें इस पेन से लगाई थी, इतनी हल्की लगाई थी, इस तरह से लगाई थी कि बैंक वाले को समझ में ही नहीं आया, और क्रॉस चेक आपको पता है अकाउंट में जमा होता है, लेकिन उसने क्या करा, उसको वहां पे कैश दे दिया। जब उसको वहां पे कैश दे दिया तो आप, हालांकि ये बात प्रूव है कि वो चेक ऑल्टर्ड हुआ हुआ था, क्रॉस की लाइनें लगा दी गई थी, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं आ रही थी, तो उसने जो अपरेंट टेनोर था, जो इंस्ट्रक्शंस थी, उसके तहत पेमेंट कर दी, और उस वक्त उसको इंस्ट्रक्शंस यही लगी कि ये कैश चेक हो रहा है, यहाँ पे इसको कैश देना है बंदे को, क्रॉस नहीं करना, ठीक है। तो वो बेसिकली क्रॉस इस तरह से हुआ था कि उसको पता नहीं चला, तो फिर लाजमी सी बात है आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि नहीं आपने क्रॉस में करी है, आपने कैश क्यों दिया, तो क्रॉस करना था, आप मुझे पैसे निकाल के वापस दें, नहीं, आप नहीं कर सकते, वो लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज हो जाता है। फिर आपके पास 12 है, नोटिस ऑफ डिसऑनर। इफ द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट fails to give notice of dishonor to the party liable on the instrument, such party is discharged for the liability. However, this rule does not apply to the acceptor, drawer of a note, bill or check respectively. देखिए जी, नोटिस ऑफ डिसऑनर क्या है कि अगर आप नोटिस ऑफ डिसऑनर देने में फेल हो जाते हैं तो जितनी भी प्रायर पार्टीज है, जितनी भी प्रायर पार्टीज है, वो तमाम की तमाम अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती है, सिवाय प्रिंसिपल्स के, जो कि कौन थे, मेकर, एक्सेप्टर और ड्रॉइंग, क्योंकि कोई तो पे करेगा ना। तो क्योंकि देखिए अब ये वही बात आ गई कि उनको नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो वही लोग हैं जिनकी वजह से ये डिसऑनर्ड हुआ है, जिन्होंने पेमेंट नहीं करी इसके ऊपर। आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा है कि इनको तो नोटिस रिक्वायर्ड ही नहीं है, अगर इसमें मजीद इंडोर्सर शामिल नहीं थे तो इनको तो नोटिस रिक्वायर्ड ही नहीं था, क्यों, क्योंकि ये तो वही लोग थे। तो अगर आप नोटिस ऑफ डिसऑनर देने में फेल होते हैं तो प्रायर तमाम पार्टीज जो हैं वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगी, सिवाय इन लोगों के जो कि प्रिंसिपल। फिर नॉन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, when presentment of bill for acceptance is necessary and the holder commits default in making such presentment, all the parties thereon are discharged from liability to the holder who makes such default. जब पेमेंट से पहले उसकी एक्सेप्टेंस की प्रेजेंटमेंट जरूरी थी और होल्डर वो देने में नाकाम हो जाता है, तो तमाम पार्टीज जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं लायबिलिटी से, क्योंकि उसकी अपनी गलती है कि वो एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो बाकी तमाम पार्टीज भी जो हैं वो लायबिलिटी से अपनी डिस्चार्ज हो जाती है। यहाँ पे आके आपका ये वाला चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बैंकर एंड कस्टमर। तमाम इसमें बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि ये एंड हो सके। बहरहाल बहुत छोटा सा चैप्टर है। अच्छा, कल की क्लास जो है मैं ऑफ कर रहा हूँ, कल क्लास नहीं होगी। थर्सडे को इंशाल्लाह ताला हम अपना ये चैप्टर एंड करेंगे और नेगोशिएबल हम एंड कर लेंगे, और इसके बाद लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, कल क्लास नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोगों को जो मेरे पास एमसीक्यूज हमारे रह गए हैं पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, या तो आज रात कर दूंगा या कल सुबह कर दूंगा, उसको आप बैठ के सॉल्व करिएगा। लेकिन और एक और चीज का ख्याल रखें, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें, अब आप क्योंकि घर में कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कितनी देर में कर रहे हैं, लेकिन आप उसको 1 आवर में करिएगा। 1 घंटे में जितना हो करिएगा, 1 घंटे में पूरा नहीं हो पा रहा तो आप उसको छोड़ दें, ताकि आपकी सेल्फ असेसमेंट हो सके कि आप हैं कितने पानी में, ठीक है। तो उसको बिल्कुल ईमानदारी से करें, 1 घंटे के अंदर करिएगा। 70 एमसीक्यूज पार्टनरशिप के होंगे, 70 सेल ऑफ गुड्स के होंगे। मैं कल या आज रात आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो उसको आप काइंडली देखें, तो उसको सॉल्व करिए। कल की क्लास में आप लोग ये ऑफ कर रहा हूँ, कल क्लास नहीं लूंगा, ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि एंड में मैंने काफी थोड़ा तेज कराई है चीजें, क्योंकि आसान आसान सी चीजें थी सारी। देखिए, चेक पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू बेयरर में याद रखें, आसान सी बात है, मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि जब भी चेक पेबल टू ऑर्डर हो और पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाए, तो बैंक जो है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बैंक अपरेंट टेनोर के तहत जो भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स लाजमी जाता है अपरेंट टेनोर के तहत होती है,
तो उसके तहत अगर पेमेंट करता है तो भी चेक बैंक डिस्चार्ज हो जाता है। अगर पेबल टू बियरर चेक था और उसकी पेमेंट हो गई तो भी बैंक जो है वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। आसान से अल्फाजों में याद रखिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर पेबल टू ऑर्डर है या पेबल टू बियरर है तो आपने फॉलो पेमेंट इन ड्यू कोर्स ही करना है, अपरेंट टेनोर के तहत ही करना है। ठीक है जी, और कोई सवाल? चले यहीं तक इसको रखते हैं इंशाल्लाह ताला। कल क्लास नहीं है, थर्सडे को हम ऐड करेंगे और फिर हम अपने आखिरी जो टॉपिक है हमारे लीगल स्ट्रक्चर और फिर पेपर रूल्स और ऑर्डिनेंस है उनकी तरफ चलेंगे और फिर उसको खत्म करके हमारा कोर्स भी जो है वो इंशाल्लाह ताला एंड हो जाए। चलें जी, अल्लाह हाफिज।